तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफी भयानक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड एक क्राइम थ्रिलर हॉरर मूवी को, जिसका नाम है द गुड नर्स। इस केस के ऊपर एक किताब है जिसका नाम है द गुड नर्स, ए ट्रू स्टोरी ऑफ मेडिसिन, मैडनेस एंड मर्डर। उसी को ध्यान में रखते हुए और रियल स्टोरी को ध्यान में रखते हुए इस मूवी को बनाया गया है। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी भयानक है, और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप इसको नेटफ्लिक्स के ऊपर जाकर देख सकते हैं। इस मूवी की रेटिंग है 6.8 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि काफी अच्छी है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम चार्ली नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में नर्स का काम करता था। चार्ली ऐसे ही अपने एक नॉर्मल डे में था जहां पर उसे अचानक से एक पेशेंट बुरी तरह से सीजर से जूझता हुआ नजर आता है। असल में उस पेशेंट को सडन सीजर्स आ रहे थे और इसलिए चार्ली बाकी सभी डॉक्टर्स को वहां पर बुलाता है और सभी डॉक्टर्स मिलकर उस पेशेंट को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पेशेंट बच नहीं पाता और चार्ली दूर से ये सब देख रहा था। अब हम कुछ समय के बाद के सीन्स को देख पाते हैं जहां पर हम एमी नाम की एक नर्स को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में काम कर रही थी। एमी को एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उसे कभी कभी एंजाइटी और पैनिक स्टेट्स में अचानक से ब्रीदिंग के इशू होने लगते थे, लेकिन इस बात को एमी हॉस्पिटल के अंदर नहीं बताती क्योंकि इससे उसकी जॉब जा सकती थी। एमी अपनी जिंदगी में काफी दिक्कतों से गुजर रही थी, जहां पर पहले तो उसको ब्रीदिंग की दिक्कत थी, लेकिन साथ ही साथ उसकी दोनों डॉटर्स की केयर के लिए वो एक सिंगल मदर थी, इसलिए अपनी जॉब के समय पर वो केयर टेकर रख लिया करती। खैर ऐसे ही एक दिन एमी अपने चेकअप के लिए जाती है जहां पर डॉक्टर उसको बताते हैं कि उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है और उसको तुरंत ही हार्ट ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। साथ ही साथ डॉक्टर उसको ये भी रिकमेंड करते हैं कि उसे इस समय पर काम भी नहीं करना चाहिए, लेकिन एमी डॉक्टर से कहती है कि ना तो उसके पास अभी हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए पैसे हैं और ना ही वो जॉब को छोड़ सकती है। और हाँ, एमी एक काम कर सकती थी कि उसे अगर हॉस्पिटल का हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता तो वो उन पैसों से हार्ट ट्रांसप्लांट करा सकती थी, लेकिन अभी भी उसे इंश्योरेंस को पाने के लिए 4 महीने और हॉस्पिटल में वर्क करना था, इसलिए जॉब छोड़ने की तो बात ही नहीं बनती। अब एक दिन ऐसे ही एमी नॉर्मल हॉस्पिटल अपने वर्क के लिए आती है और तभी उसकी मुलाकात चार्ली से होती है जिसको हमने शुरुआत में देखा था, और चार्ली ने कुछ ही समय पहले उस हॉस्पिटल में एज अ नर्स ज्वाइन किया है। एमी चार्ली से पोलाइटली बात करती है और उसको मशीन से मेडिसिन कैसे खरीदने हैं ये भी बताती है। चार्ली भी उससे काफी अच्छे से बिहेव करता है और दोनों की बॉन्डिंग भी जमने लगती है। अब इसी बीच चार्ली कभी कभी एमी के पेशेंट को भी अटेंड कर लिया करता था। अब ऐसे ही बातों में एमी चार्ली को बताती है कि उसकी 2 बेटियां हैं, और चार्ली भी कहता है कि उसकी भी 2 बेटियां हैं, लेकिन उसकी वाइफ उसके साथ नहीं रहती। अब अगले सीन में हम एमी को एक पेशेंट को अटेंड करता हुआ देख पाते हैं जहां पर अचानक से बीच में ही एमी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो एक कर्टन के पीछे जाकर हैवीली ब्रीथ करने लगती है, लेकिन तभी वहां पर चार्ली आ जाता है और वो देख लेता है कि एमी को ब्रीदिंग करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन एमी चार्ली को अपनी सारी दिक्कत बताती है और कहती है कि 4 महीने बाद उसको इंश्योरेंस मिल जाएगा, इसलिए तब तक एटलीस्ट उसे इस जॉब की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये बात चार्ली हॉस्पिटल में किसी और को ना बताए वरना उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा। और चार्ली भी पूरी तरह से एमी का सपोर्ट करता है। एमी अगले दिन अब काम पर आती है, लेकिन उसको एक शॉकिंग न्यूज पता चलती है कि उसके अंडर में जो पेशेंट यानी कि मिसेस मार्टिनस थी, उनकी कुछ ही समय पहले मौत हो गई और इसके अंदर रिवर्स मिनॉक्सिडिल का दोष बताया जा रहा था, यानी कि उनके ब्लड प्रेशर वगैरह में दिक्कत हो गई थी। अब एमी ने इस चीज को एक्सपेक्ट ही नहीं किया था क्योंकि कुछ ही समय पहले वो इम्प्रूव कर रही थी और फिर अचानक से ऐसा कैसे हो गया। अब मिसेस मार्टिनस की मौत में काफी चीजें सस्पिशियस लग रही थी क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी थी ही नहीं कि उनकी अचानक से मौत हो जाए, और वो काफी समय से हॉस्पिटल के अंदर एडमिट भी थी। अब एक पुलिस कमेटी बनाई जाती है जो कि इस डेथ को इन्वेस्टिगेट करने वाली थी कि इसके अंदर दवाइयों का दोष था या फिर यह हॉस्पिटल की लापरवाही का नतीजा था। और वही इन्वेस्टिगेशन कमेटी अगले सीन में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हॉस्पिटल विजिट करती है, और इस इन्वेस्टिगेशन टीम के अंदर है डैनी और टिम, और जब भी मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की बात करूंगा तो यही दोनों रहेंगे। अब हम लिंडा को देखते हैं जो कि उसी हॉस्पिटल की रिस्क मैनेजर थी और उसे डर था कि अगर इन्वेस्टिगेशन में हॉस्पिटल के बारे में कुछ भी गलत चीजें सामने आ गई तो उनके हॉस्पिटल की रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी, और वो काफी डिफेंस पोजीशन में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से डील करती है और मिसेस मार्टिनस की पूरी हेल्थ कंडीशन और उसके रिपोर्ट्स ऑफिसर को दे देती है। साथ ही साथ हमको ये भी पता चलता है कि मिसेस मार्टिनस की मौत के 7 हफ्ते बीत चुके हैं और अब जाके हॉस्पिटल ने ऑफिसर्स को ये बात बताई कि मिसेस मार्टिनस की डेथ हुई है। लेकिन जब ऑफिसर्स इतना लेट बताने का रीजन पूछते हैं तो लिंडा कहती है कि वो इंटरनली ही हॉस्पिटल में डेथ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, लेकिन इस चीज का असल रीजन ये था कि लिंडा को आइडिया था कि उनके ही किसी एम्प्लॉय की गलती की वजह से मिसेस मार्टिनस की डेथ हुई और वो बस मौत के बारे में ऑफिसर्स को ना बताकर टाइम बढ़ा रही थी। खैर अब हम चार्ली को देखते हैं जो कि एमी के
घर पर उसके डॉटर्स के साथ में खेल रहा था, यानी कि एमी अब चार्ली पर काफी ट्रस्ट करती है। दूसरी तरफ हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देखते हैं जो कि इस इन्वेस्टिगेशन को काफी सीरियसली ले रहे थे, क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल की तरफ से डेथ के प्रॉपर रीजंस नहीं बताए जा रहे थे। उनको काफी चीजें सस्पिशियस लग रही थी। इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देखते हैं जो कि एक एक करके मिसेस मार्टिनस के डॉक्टर्स और नर्सेस के कन्फेशंस ले रहे होते हैं, ताकि उन्हें उनकी मौत की रियलिटी पता चल पाए। अब सबसे पहले ऑफिसर लिंडा से सवाल जवाब करते हैं, जहां पर वो एज यूजुअल बहुत ही डिफेंसिव पोजीशन में काफी अनफेवरेबल जवाब देती है। जैसे कि ऑफिसर्स पूछते हैं कि उन्हें पोस्टमार्टम के लिए बॉडी चाहिए, लेकिन लिंडा कहती है कि यह हॉस्पिटल के हाथ में नहीं है, क्योंकि उन्होंने बॉडी ऑलरेडी फैमिली को भेज दी है। और इस चीज पर ऑफिसर खुश नहीं होते, क्योंकि हॉस्पिटल ने इतना लेट ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया था और तब तक बॉडी का फ्यूनरल कंप्लीट हो चुका था। और यही रीजन था कि लिंडा ने मौत के बारे में ऑफिसर्स को और सबको इतना लेट बताया, क्योंकि उनके हाथ कभी भी बॉडी लगने ही नहीं वाली थी और डेथ का रीजन भी पता नहीं चल पाएगा। खैर, अब ऑफिसर्स एमी से भी कई सवाल जवाब करते हैं, जिस दौरान लिंडा उसी रूम में होती है ताकि चीजें बिगड़ने पर वो उसको संभाल ले। लेकिन जैसे ही लिंडा उस रूम से थोड़ी दूर जाती है तो ऑफिसर्स एमी से बहुत ही सीरियसली क्वेश्चंस करने लगते हैं। एमी यहाँ पर सभी क्वेश्चंस का काफी सिंपल और ऑनेस्ट आंसर करती है, जिससे कि ऑफिसर्स को किसी भी चीज का आइडिया नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर वो तब हैरान हो जाती है जब वो मिसेस मार्टिनस की मेडिकल रिपोर्ट देखती है और उसके अंदर इंसुलिन लिखा होता है, जबकि मिसेस मार्टिनस को डायबिटीज थी भी नहीं। और जाते हुए एमी ऑफिसर्स को ये भी बताती है कि उसके साथ कभी कभी चार्ली भी मिसेस मार्टिनस को अटेंड किया करता था, जहाँ पर चार्ली भी उसके साथ नाइट शिफ्ट में वर्क करता है। यानी कि जिस पेशेंट को डायबिटीज थी ही नहीं, उसको इंसुलिन दिया जा रहा था, जो कि बहुत ही वियर्ड चीज है। अगले सीन में हम एमी को एक पेशेंट को अटेंड करता हुआ देख पाते हैं, जहां पर अचानक से वो पेशेंट पैनिक होने लगता है और एमी उसको सीपीआर देने लगती है। लेकिन उसी बीच में एमी को फिर से ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होने लगती है और वो समहाउ उस कंडीशन को संभाल कर मेडिकल रूम में आ जाती है। अब मेडिकल रूम में एमी हैवी ब्रीदिंग करने लगती है, जहां पर चार्ली भी आ जाता है और वो उसको कुछ मेडिसिन खाने को देता है। एमी को काफी जल्दी ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही थी, इसलिए वो अपनी कंडीशन अपनी बड़ी डॉटर एलेक्स को बताती है, ताकि किसी वर्स्ट कंडीशन में एलेक्स उसकी मदद कर पाए। दूसरी तरफ हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को देखते हैं, जिन्हें चार्ली पर शक होने लगता है, इसलिए वो चार्ली की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हॉस्पिटल कॉल करते हैं। पर हॉस्पिटल उन्हें अपने एक भी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन बताने से मना कर देता है, जिस बात से डैनी गुस्सा हो जाता है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अब अगले सीन में डैनी हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन के लिए पूछता है, जहां पर लिंडा उसे अटेंड करती है और डैनी लिंडा से अपने सवाल जवाब पूछने लगता है। डैनी यहां पर लिंडा से कुछ रेलेवेंट आंसर्स एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो उल्टा और जवाब देने से बच रही थी। वो एक सवाल को इग्नोर करते हुए अपनी जगह से उठने भी लगती है, जिसकी वजह से डैनी गुस्सा हो जाता है और वो लिंडा के ऊपर चिल्लाकर वहां से निकल जाता है। खैर, अब हम कैली नाम की एक न्यू पेशेंट को देखते हैं, जिसको एमी ही अटेंड कर रही थी और कैली को थोड़े ही समय पहले बेटी हुई थी। हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को भी देखते हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में और इन्वेस्टिगेशन करने से बैन कर दिया जाता है, जिसका रीजन हॉस्पिटल विक्टिम की बॉडी उनके पास प्रेजेंट न होना बताती है। और डैनी और टिम ये सुनकर होपलेस हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जब एमी कैली को अटेंड कर रही होती है तो उसकी सडनली तबीयत खराब होने लगती है और एमी तब कैली की मेडिकल रिपोर्ट चेक करती है, जहां पर उसे इंसुलिन मेडिसिन का नाम मिलता है, जबकि वो उसकी मेडिकेशन में था ही नहीं। और उसको देखकर एमी हैरान हो जाती है और जब तक एमी कुछ करती तब तक आईसीयू का अलार्म बीप करने लगता है और अगले ही पल कैली की भी मौत हो जाती है। इस चीज से कैली का हस्बैंड पूरी तरह से टूट जाता है और एमी ये सोचने लगती है कि सडनली कैली की मौत कैसे हो गई। अब शाम को एमी से बात करने के लिए डैनी और टिम आते हैं, जहां पर एमी उन्हें भी कैली की डेथ के बारे में गलती से बता देती है, लेकिन वो एमी का घर था, इसलिए ऑफिसर्स उसे इतना ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करते। एमी अब अपनी एक फ्रेंड लॉरी से मिलने जाती है, क्योंकि उसे अब चार्ली के ऊपर शक होने लगा था और चार्ली इस हॉस्पिटल से पहले उसी हॉस्पिटल में काम किया करता था जहां पर लॉरी काम करती थी। अब उसको बातों ही बातों में पता चलता है कि जब चार्ली ने हॉस्पिटल ज्वाइन किया था, उसके 1 महीने के अंदर ही हॉस्पिटल के अंदर मोस्ट ऑफ द डेथ्स हुई थी। साथ ही साथ मोस्टली जो पेशेंट्स मारे गए थे उन सब के अंदर इंसुलिन मेडिसिन सबसे ज्यादा कॉमन देखा गया। लेकिन फिर भी लॉरी इन सब का जिम्मेदार चार्ली को नहीं बताती, क्योंकि कुछ भी पुख्ता सबूत नहीं थे। अब ये सब सुनकर एमी का दिमाग खराब हो जाता है और वो सीधे भागकर हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर वो डिजॉक्सिन बैग्स को चेक करती है, लेकिन उन सब के अंदर होल था। यानी कि एक प्रोबेबिलिटी ये थी कि किसी ने इन सभी के अंदर होल करके इंसुलिन भर दिया है और ये काम चार्ली ने ही किया होगा। उसका पूरा शक चार्ली के ऊपर था। उसी वक्त एमी को फिर से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है और सडनली वहां पर अनकॉन्शियस होकर वो गिर जाती है। लेकिन तभी एक दूसरी नर्स एमी को संभालती है और उसे बेड पर लिटा देती है। लेकिन जैसे ही एमी की आंख खुलती है, वो अपने सामने चार्ली को देखती है और तब वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से निकलने
निकालने का फैसला करती है क्योंकि अब उसे चार्ली से डर लग रहा था। उसको लग रहा था कि कहीं वो उसको ही ना मार दे। नेक्स्ट डे एमी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के पास में जाती है जहां पर वो चार्ली और इंसुलिन की डोजेस के बारे में सारी बातें उनको बोलती है, लेकिन ऑफिसर उसे कहते हैं कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कैली की बॉडी की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद एमी कैली के हस्बैंड के पास जाती है और उसे समहाउ कैली की बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए मना लेती है। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स कैली की बॉडी को अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम चार्ली को एक पेशेंट को वही सेम डिजॉक्सिन बैग देते हुए देखते हैं जिसको एमी भी देख रही होती है और उसको लगता है कि मे बी इसके अंदर भी इंसुलिन होगा, इसलिए वो उस बैग को बदल देती है। साथ ही साथ एमी मेडिसिन मशीन से उन बिल्स को भी निकालने लगती है जिसके बेसिस पर चार्ली ने इंसुलिन लिए थे। अब उस मशीन में एक ऐसा ग्लिच था जिसकी वजह से अगर पर्टिकुलर टाइम के अंदर ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाता था तो होता यह था कि वो ऑर्डर तो आखिरी पल से पहले कंफर्म हो जाया करता, लेकिन उस ऑर्डर का बिल नहीं बनता था जिसकी वजह से किसी को भी आइडिया नहीं होता था कि वो ऑर्डर किसने किया है। लेकिन फिर भी एमी कुछ बिल्स को स्टोर डेटा से निकाल लेती है, लेकिन इन सब से ये प्रूव नहीं हो रहा था कि ये सब चार्ली ने ही किया है, इसलिए ऑफिसर्स और प्रूफ कनेक्ट करने के बारे में सोचने लगते हैं। तभी हम लिंडा को देखते हैं जो कि चार्ली को काम से निकाल देती है क्योंकि उसको भी ऐसा लग रहा था कि इन सब चीजों के पीछे चार्ली का हाथ है और अगर ये साबित हो गया तो उनके हॉस्पिटल की बदनामी हो जाएगी, इसलिए वो बेकार सा रीजन देकर चार्ली को जॉब से निकाल देती है। खैर एमी अब रात को अपना काम खत्म करके घर पहुंचती है जहां पर वो चार्ली को अपनी डॉटर्स के साथ खेलते हुए देखती है और इस चीज से एमी डर जाती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं चार्ली उसकी बेटियों को नुकसान ना पहुंचा दे और इसलिए वो अपनी डॉटर्स को कमरे में चले जाने के लिए कहती है और चार्ली यहाँ पर इस बात को सेंस कर लेता है कि एमी का बिहेवियर अब उसकी तरफ बदल चुका है और इसलिए चार्ली को आइडिया हो गया था कि एमी को उसके ऊपर शक है, इसलिए वो बातों को नॉर्मली हैंडल करके दुखी मन से वहां से चला जाता है। एमी अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है जिसके अंदर वो चार्ली को लंच के लिए इनवाइट करती है जहां पर उसे चार्ली से कन्फेस करवाना था कि उसने ही ये किलिंग्स करी हैं। लेकिन जब असल में चार्ली लंच पर आता है तब एमी के इस टॉपिक को स्टार्ट करते ही चार्ली हल्का सा गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर वो टॉपिक चेंज करके कहता है कि मुझे अभी काम पर जाना है और बीच में ही लंच छोड़कर वहां से निकल जाता है। खैर ऑफिसर्स को तो पहले से ही श्योरिटी थी कि यहाँ पर सभी मौतें चार्ली की वजह से ही हुई हैं। इनफैक्ट दूसरे हॉस्पिटल के अंदर भी मौतों के अंदर कहीं ना कहीं चार्ली ही इन्वॉल्व था, इसलिए उन्हें डर था कि कहीं चार्ली और किलिंग्स ना कर दे, जिसकी वजह से ऑफिसर्स चार्ली की कार का पीछा करने लगते हैं। चार्ली अब जैसे ही पुलिस कार को अपने पीछे देखता है तो वो भी अपनी कार की स्पीड को स्लो कर लेता है और पूरी तरह से उनके साथ में कोऑपरेट करता है, जिसके बाद उसको हैंड कफ करके कन्फेशन के लिए भेज दिया जाता है। अब कन्फेशन रूम में ऑफिसर्स चार्ली से उसकी किलिंग्स को मनवाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन चार्ली किसी का भी आंसर नहीं करता और बहुत ही एग्रेसिव होकर हर एक किलिंग को सीधे नकार देता है। अब ऑफिसर्स में से डैनी एमी से मिलने जाता है जहां पर वो बताता है कि चार्ली ने कुछ भी अभी तक कन्फेस नहीं किया है, जिसकी वजह से उन्हें कल उसको छोड़ना ही होगा और एमी समझ नहीं पाती कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए, इसलिए वो खुद जाकर चार्ली से उन किलिंग्स को कन्फेस कराने का फैसला करती है। एमी चार्ली को समझाती है कि वो एक अच्छा आदमी है और उसे उसकी जरूरत है, इसलिए वो ऑफिसर को सब कुछ सच बता दे, जिसके बाद चार्ली अपनी सारी किलिंग्स को कन्फेस कर लेता है और फाइनली उसको सजा सुना दी जाती है। अब तभी हमको बताया जाता है कि ये एक रियल स्टोरी है जिसके अंदर असल में चार्ली ने 29 किलिंग्स को कन्फेस किया था, जिसके लिए उसको डेथ सेंटेंस तो नहीं मिली, लेकिन 18 डिफरेंट पेनल्टीज के तहत उसको लगभग 400 साल की सजा सुना दी गई, जो कि वही आजीवन कारावास होता है। ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि चार्ली ने 29 नहीं बल्कि कम से कम 400 से ज्यादा लोगों को मारा था, लेकिन उसने ये किलिंग्स क्यों की इसका आज तक उसने रीजन नहीं बताया। अब वो साइको था या फिर उसको ऐसा करने में मजा आता था, उसने कुछ नहीं बताया। साथ ही साथ हमें मूवी के एंड में बताया जाता है कि एमी ने अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करवा लिया, जिसके बाद आराम से वो अपने डॉटर्स के साथ रहने लगी और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए